स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लोड फ्लो की जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसके पहले हम लोगों को लोड फ्लो प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। तो हम लोग पहले बनाते हैं लोड फ्लो इक्वेशंस क्या होती हैं और वो कैसे बनती हैं। तो अपने को याद होगा जब हम लोग बस एडमिटेंस मैट्रिक्स पढ़े थे तो ये वाला एक मैट्रिक्स आया था अपने पास, है ना। लास्ट में हमारा ये मैट्रिक्स आया था जिसमें आई इज़ इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, ऐसे करके कुछ इक्वेशंस अपनी आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे कैसे सॉल्व किया था कि आई वन इज इक्वल टू क्या होता था, वाई वन वन वी वन, वाई वन टू वी टू, वाई वन थ्री वी थ्री और वाई वन फोर वी फोर, ऐसा फार्मूला आता था जिसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। और उसी को यदि अपन लोग लिखना चाहें तो अपन इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, मतलब आई बस इज इक्वल टू वाई बस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वी बस मैट्रिक्स, जिसमें से आई का जो मैट्रिक्स था वो 4/1 का है, ये जो है ये 4/4 का है, और ये जो है ये भी 4/1 का है। मान लो यदि अपना n बस सिस्टम हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ बसेस n हुई, तो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा n×1 का, ठीक है, ये वाला क्लियर। और यदि n बसेस हैं तो हमारा करंट का जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा n×1 का, ये वाला जो मैट्रिक्स हो जाएगा एडमिटेंस मैट्रिक्स, ये हो जाएगा n×n का, और ये वाला जो मैट्रिक्स हो जाएगा ये हो जाएगा n×1 का, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें मैट्रिक्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और अब हम लोग पहुंचते हैं उसी को बेस लेते हुए अब हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो देखो उसी को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, वही कि यदि करंट अपन निकालते हैं तो वो करंट n बस मैट्रिक्स के लिए ऐसा निकलता है जो ऊपर लिखा हुआ है, आई आई इज इक्वल टू वाई आई वन वी वन, फिर वाई आई टू वी टू, सिमिलरली ऐसे डैश 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 वाई आई आई वी आई, और फिर ऐसे आगे जाते हुए लास्ट में वाई आई एन वी एन, ठीक है, क्लियर है। तो ये होती है हमारी वो करंट जो कि आई नंबर की करंट अपन निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन ने कितने देखे थे उसमें करंट के कॉलम मैट्रिक्स में क्या क्या था, आई वन आई टू आई थ्री अप टू आई एन होगा। यदि एन बस हुए हो तो 4 बसेस होंगी तो आई की वैल्यू 1 to 4 होगी, और एन बसेस हैं तो आई की वैल्यू 1 to n हो जाएगी, स्मॉल आई की वैल्यू बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो करंट ऑफ आईथ बस इज इक्वल टू वाई आई वन वी वन, वाई आई टू वी टू अप टू, ऐसे करते हुए ये अपनी पूरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब उसी को यदि अपन लोग इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट ऑफ आईथ बस इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ, ये समेशन का साइन है, ठीक है, समेशन ऑफ वाई आई पी, वाई मतलब अपना एडमिटेंस मैट्रिक्स से आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय वी पी। मान लो अपने को पहला करंट निकालना है तो आई वन इज इक्वल टू, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से n तक होगा, वाई वन वन वी वन, वाई वन टू वी टू, वाई वन थ्री वी थ्री, ऐसे करते हुए ये पूरा समेशन का जो अपना एक लूप है वो चलेगा, ठीक है। समेशन का जो हमारा लूप है वो इस प्रकार से वर्क करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं ये सारी फेज़र क्वांटिटीज़ हैं, उन्हीं फेज़र क्वांटिटीज़ को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। देखो पोलर फॉर्म में जो एडमिटेंस है वो हो जाएगा एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल, और जो वोल्टेज हो जाएगा वो भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है, हम लोगों ने बस एडमिटेंस मैट्रिक्स शुरू करने से पहले अपन लोगों ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले पावर पढ़ा था। तो जो पावर होती है कॉम्प्लेक्स पावर, उसको अपन एस से शो करते हैं, जिसको अपन अपेरेंट पावर भी बोलते थे। और वो क्या होता था, किसी भी बस की पावर इज इक्वल टू जनरेटर पावर और लोड पावर। जनरेटर पावर इनपुट टू द बस थी, लोड पावर आउटपुट टू द बस थी, तो इन दोनों का डिफरेंस अपन लेते थे, एस जी आई माइनस एस एल आई, वही सारी चीज़ें हैं। बस एक बार ब्रशअप करने के लिए मैंने उसको यहाँ पर रिपीट कर दिया है। उसी को यदि अपन लोग आगे जब अपन और सॉल्व करते गए थे तो हमको ये वाली इक्वेशन मिली थी, एस आई इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू आई, और उसी का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई कॉन्जुगेट। ये आप लोग जानते होंगे वी इंटू आई कॉन्जुगेट। आई कॉन्जुगेट कहाँ से आता है, तो आई कॉन्जुगेट कहाँ से आ जाता है, क्योंकि हम लोग जब एक्टिव पावर लेते हैं तो वी आई कॉस फाई होता है। फाई क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल, और पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, जब अपन पावर का फॉर्मूला लिखते थे तो
ये होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का डिफरेंस होता है, ठीक है। और डिफरेंस जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए अपन आई का कॉन्जुगेट लेते हैं, क्योंकि जैसे ही अपन कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको याद होगा कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो पोलर फॉर्म में जो एंगल होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। मान लो आई की वैल्यू है आई एंगल थीटा है, तो जो आई का कॉन्जुगेट होगा वो कितना हो जाएगा, आई एंगल माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। आई एंगल माइनस थीटा हो जाता है यदि कॉन्जुगेट लेते हैं तो, और नॉर्मल में आई थीटा और कॉन्जुगेट में माइनस थीटा। तो जैसे ये माइनस आता है तो क्या हो जाता है, डिफरेंस वोल्टेज में तो अपन ने कॉन्जुगेट लिया नहीं है, तो वोल्टेज का एंगल वही का वही रहेगा और करंट का एंगल माइनस हो जाएगा, तो वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल करके वो फेज़ का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। खैर वो अभी अपने पढ़ने की चीज़ नहीं है, हमको पढ़ना कुछ और है। हमको पढ़ना क्या था कि ये हमको पढ़ना था, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू पी आई प्लस जे क्यू आई, ये हमने बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का शुरू में निकाला था, और इज इक्वल टू ये होता है वी इंटू आई का कॉन्जुगेट, ठीक है। लेकिन जनरली होता क्या है कि जब हम लोग पावर फ्लो की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इटरेटिव मेथड से, तो आई का कॉन्जुगेट लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, आई की बजाय वी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, और इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर का कॉन्जुगेट, मतलब एस का कॉन्जुगेट निकाल लिए। एस का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो बीच में प्लस था वो माइनस हो जाएगा, कॉन्जुगेट आप लोग पढ़े होगा 11th-12th में, ठीक है। तो ये प्लस जे जो था प्लस जे क्यू आई वो हो जाएगा माइनस जे क्यू आई, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और उसी को यदि आप लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब आई के कॉन्जुगेट की जगह वी का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया है कि एस का कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स पावर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है, ये हमने जो फार्मूला लिखा है ये है अपना एस के कॉन्जुगेट का फार्मूला, ठीक है। इसी को यदि अपन लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो अपन क्या कर रहे हैं, ये सेम चीज़ मैंने लिख दी ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पर जो आई लिखा था उस आई को अपन यहाँ से ले आए हैं, यहाँ से ऐसे करके यहाँ मैंने पुट कर दिया आई को। तो देखो वी की वैल्यू तो वही है, वी कॉन्जुगेट जस्ट ऊपर से हम लोगों ने लिखा है, देखो वी कॉन्जुगेट दिख रहा है, हाँ ये वी कॉन्जुगेट है, यहाँ पर भी मैंने वी कॉन्जुगेट लिखा है, वी आई का कॉन्जुगेट, वी आई का कॉन्जुगेट, और आई की वैल्यू को मैंने यहाँ से ला करके रखी है, ये यहाँ से पुट किया। तो क्या वैल्यू थी वो, समेशन फ्रॉम पी टू एन, पी इज इक्वल टू 1 to n वाई आई पी वी पी, वही लिखा है मैंने, समेशन फ्रॉम पी इज इक्वल टू 1 to n वाई आई पी वी पी, सेम चीज़ को बस उठा के वहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो वो आप लोग कॉपी में करके देखेंगे ज़रूर, जैसे कॉपी में करेंगे तो आप लोगों को एक एक चीज़ बनती जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ये जनरलाइज्ड फॉर्म में है, आई वगैरह अपन ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, तो उसी कारण थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन ध्यान से पढ़ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे को फार्मूला मिल गया है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ को अब मैं पोलर फॉर्म में लिखूँगा। पोलर फॉर्म में पहले हमको लिखना पड़ेगा, जैसे ये मैंने पोलर फॉर्म में लिखा था, और अब हम लोगों के पास बच गया, यहाँ पे मैंने वाई आई का लिख दिया पोलर, वी पी का पोलर लिख दिया, अब बच गया है वी आई। तो वी आई का पोलर ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई इंटू डेल्टा आई। तो वी आई के कॉन्जुगेट का पोलर क्या होगा, यदि वी आई का मेरे को पोलर फॉर्म पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई एंगल डेल्टा आई, तो उसका कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एंगल जो है वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया अपना इसका पोलर फॉर्म। वाई आई तो मैंने यहाँ से ला करके सीधे यहाँ रख दिया है, ठीक है, और वी का पोलर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्हीं पोलर वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में पुट करके देखो तो ये आ गया P माइनस जे क्यू आई, ये आ गया V, ये आ गया समेशन का साइन सेम एज इट इज़। और जब हम लोग पोलर में मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद होगा तुम लोग को, जब अपन पोलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एंगल एंगल ऐड हो जाते हैं, याद है। जब हम पोलर फॉर्म में करते हैं तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, तो ये मैग्नीट्यूड हो गए सारे मल्टीप्लाई और ये हो गए एंगल का अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो ये हमने सीधा एंगल को जोड़ दिया है। जैसे वी आई का एंगल कितना था, वी आई के कॉन्जुगेट का एंगल था माइनस डेल्टा आई, यहाँ माइनस डेल्टा आई आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद कौन सी क्वांटिटी है, वाई, तो वाई का एंगल कितना था, ये देखो वाई का एंगल थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ गया। उसके बाद क्या था, वीपी, तो वीपी का एंगल कितना था, ऊपर देखो यहाँ पर है अपना वीपी का एंगल डेल्टा पी, तो यहाँ लिख दिया मैंने
डेल्टा पी। ठीक है, लिखते जाओ अपनी कॉपी में तो समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, सेम इसी एंगल को बस मैंने रीअरेंज कर दिया है, पहले प्लस वाले को लिख दिया है, फिर माइनस वाले को, और लास्ट में बस के एंगल को, और कुछ नहीं किया है। मतलब ये दोनों स्टेप जो है वो, ये दोनों स्टेप सेम है, सिर्फ रीअरेंज किया है मैंने एंगल्स को। ठीक है, जब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया पी आई प्लस जे क्यू आई का, ये किस फॉर्म में आया है? फेज़र के फॉर्म में। ठीक है, इसी फेज़र के फॉर्म को रेक्टेंगुलर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो इस फॉर्म में यदि हम लिख दें तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाता है। कैसे लिखते हैं? रियल पार्ट यदि अपन लिखेंगे तो वो हो जाएगा ये रियल पार्ट के कंपैरेटिव, ठीक है, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और यदि अपन ये इमेजनरी पार्ट लिखें तो वो इसके कंपैरेटिव हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है? माइनस है, दिख रहा है, क्यू के पहले क्या लिखा है? माइनस लिखा है। जबकि जब अपन रियल प्लस इमेजनरी करते हैं तो बीच में प्लस आता है, तो इसलिए जब हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार करके देखो, आराम से समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है, मतलब कोई भी जो फेज़र होता है, ये मान लो फेज़र है, तो वो कैसा होता है? वो होता है, फिर से मैं लिख देता हूँ, रियल प्लस जे इमेजनरी, ऐसी होता है, रियल प्लस जे इमेजनरी। ठीक है, तो बीच में प्लस का साइन आता है, पर चूंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए हमको माइनस साइन साथ ले करके आना पड़ा। अब इसी को जब मैं और आगे सॉल्व करता हूँ, जब मैं रियल और इमेजनरी लिख दूंगा, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो P वाले में क्या आता है? हमेशा कॉस थीटा आता है, और Q वाले में क्या आता है? तो साइन थीटा आता है। तो बस वही मैंने लिखा है, इसको आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है। तो सेम चीज़ लिखते जाओ, ये सेम चीज़ को लिखते जाओ, और बस कॉस एंगल ऑफ दिस, और Q वाले में माइनस साइन के साथ लिखना साइन एंगल ऑफ दिस। ठीक है, बुक में आप लोग देखोगे तो आपको क्या अंतर मिलेगा यदि आप किसी बुक को रेफ़र करते हो तो इस माइनस साइन को, जो Q में माइनस साइन है उसको इसके अंदर ले गया है, साइन के अंदर, और इस सारे को माइनस कर दिया है, बीच वाला जो माइनस था उसको प्लस कर दिया। तो ये जो होती है हमारी पावर फ्लो की इक्वेशंस होती है, आप लोग ध्यान से इसमें लिख लेंगे, मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, दीज आर पावर फ्लो इक्वेशंस। ठीक है, और इसी की सहायता से पूरा लोड फ्लो का आगे का प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसमें ये वाला टर्म आता है। नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व अपन कैसे करते हैं? इटरेटिव मेथड से करते हैं, गॉस सीडल, न्यूटन रैप्सन, इस टाइप के मेथड से अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं, इटरेटिव मेथड से। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बसेस को क्या माना था? हमने माना था n। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते हुए जितनी हमारी बसेस होंगी उतनी हमारे n की वैल्यू होगी। ठीक है, मान लो कि 10 बस हैं, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जो हमने i लिखा है छोटा सा, यहाँ पर i लिखा है, यहाँ i लिखे हैं, सब i लिख रहे हैं अपन, तो i की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? यदि बसेस टोटल 10 हैं तो i की वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल i की अपन बात कर रहे हैं ना, i इज इक्वल टू 1 2 n हो जाएगा। ठीक है, और n की वैल्यू अपन ने क्या ली है? 10, तो हो जाएगा 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखो कि हम लोगों को कितनी इक्वेशन मिली हैं? 2 इक्वेशन मिली हैं। मतलब यदि i की वैल्यू 1 होगी, सपोज i इज इक्वल टू 1 है, तो कितनी इक्वेशन? तो इक्वेशन मिल गई 2, मिली ना, एक इसकी एक इसकी। ठीक है, मान लो i इज इक्वल टू 2, तो कितना होगा? पहले i इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इक्वेशन, फिर i इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इक्वेशन, मतलब टोटल इक्वेशन कितनी मिली? 4 मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन मिल रही है, क्योंकि हर एक इटरेशन में, मतलब हर एक i की वैल्यू के लिए 2 इक्वेशन। यदि i इज इक्वल टू 10 है, मतलब n इज इक्वल टू मान लो 10 है, सपोज n इज इक्वल टू 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ बसेस 10 हैं, तो कितनी मिलेंगी? पहली बस के लिए 2, फिर दूसरी बस के लिए 2, फिर तीसरी बस के लिए 2, ऐसे करते करते 10 बस के लिए टोटल इक्वेशन कितनी मिलेगी? 20 इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आ गया ये? मतलब यदि n बसेस हैं तो कितनी इक्वेशन मिलेंगी? 2n इक्वेशन मिलेंगी। क्लियर है? n बसेस के लिए कितनी इक्वेशन मिल रही हैं? 2n इक्वेशंस हमको मिल रही हैं। क्लियर है? अब हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं देखो तो,
तो हर इक्वेशन में हमारे वेरिएबल रहते हैं, एक रहता है p, एक रहता है q, एक रहता है v का मैग्नीट्यूड और एक रहता है v का एंगल, वोल्टेज का, बस के वोल्टेज का एंगल। तो टोटल कितने हो गए? मतलब हो गए 4। ठीक है, मतलब हमारे कितने वेरिएबल्स हैं? तो वेरिएबल्स हैं 4। तो n इक्वेशंस में कितने वेरिएबल होंगे? 4n वेरिएबल होंगे, तो है ना। तो इक्वेशंस कितनी बन रही हैं? इक्वेशन बन रही है 2n और जबकि वेरिएबल हैं कितने? 4n। समझ में आ गया? एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल, एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे करके अपने जो n बसेज हैं, तो n बसेज में 4n वेरिएबल्स हो जाएंगे। मतलब एक बस में 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो n बस में 4n वेरिएबल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन से 2n और वेरिएबल से 4n। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन लोग कि जब वेरिएबल ज़्यादा रहते हैं और इक्वेशन कम रहती है तो सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हर बस में, कोई भी बस लेते हैं अपन लोग, तो उसमें दो वेरिएबल को अपन स्पेसिफाई करते हैं पहले से। ठीक है, 2 वेरिएबल को स्पेसिफाई करते हैं। और जो हमने बस के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि हर बस में 2 वेरिएबल स्पेसिफाई रहते हैं और 2 अननोन रहते हैं। तो यदि 2 वेरिएबल स्पेसिफाई हो गए तो अपने आधे वेरिएबल्स कम हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वेरिएबल्स बचेंगे वो भी 2n वेरिएबल बचेंगे, क्योंकि आधे वेरिएबल तो हमने स्पेसिफाई कर दिए। ठीक है, वो बस क्लासिफिकेशन जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ से आप लोग को ध्यान आ जाएगा, पुराने वाला एक बार रिकॉर्ड देखना बस क्लासिफिकेशन का। तो 2 वेरिएबल फिक्स हैं, 2 वेरिएबल अननोन है। तो 2 वेरिएबल जैसे फिक्स होते हैं तो n नंबर ऑफ बसेस में 2n वेरिएबल फिक्स हो जाते हैं। तो हमारे जो वेरिएबल्स भी बचते हैं वो 4n के फिर आधे 2n वेरिएबल बचते हैं और 2n इक्वेशंस बचती हैं जो आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। क्योंकि इक्वेशंस जो है वो नॉन लीनियर हैं, इसलिए अपन उसको इटरेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इटरेटिव मेथड से ही सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया ऑल अबाउट द लोड फ्लो इक्वेशंस। बस जनरलाइज्ड फॉर्म में ये है कि यदि ये वाली इक्वेशन हमारी आती है, देखो ये वाली इक्वेशन जब भी हमारी आती है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, तो उसमें पहले अपन लोग रखते हैं i की कोई भी वैल्यू। ठीक है, i = 1 से लेकर के n तक। तो पहले i की वैल्यू 1 रखते हैं और फिर जैसे ही इस समेशन में घुसते हैं तो फिर एक नया वेरिएबल चालू हो जाता है, एक है ना, एक नया p = 1 से n तक, सबको फिर जोड़ते हैं। उसके बाद फिर i = 2 रखते हैं, फिर 1 से लेकर p तक जाते हैं। ऐसे करते हुए हम लोगों को थोड़ा सॉल्व करना है। जब अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक है।